नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हो गया, कल उसका रिजल्ट आ गया और कांग्रेस ने बहुत भयंकर मार्जिन से जीत दर्ज की है। मतलब 136 सीट जीती है। बहुत दिनों के बाद किसी स्टेट में कांग्रेस को इतनी मेजॉरिटी मिली है और खासकर कर्नाटक में तो बहुत सालों के बाद किसी भी पार्टी को एक साथ एक मुश्त वहां की जनता ने इतना वोट दिया है। ये जो एक तरफा वोटिंग हुई है, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी से ज्यादा सीट मिली है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हमेशा क्या होता था कि गठबंधन सरकारें बन जाती थी। बीजेपी को 104 सीट मिली थी, उसको 8-9 सीट और चाहिए थी, वो किसी और से जुगाड़ करके फिर वो अपनी सरकार बनाएगी। अब ऐसे में वो छोटी पार्टियां या वो निर्दलीय विधायक जो 8-9 सीट की कमी को पूरा करने के लिए अपना समर्थन देते हैं, वो इसके एवज में बहुत भारी मांग रखते हैं। तो कोई भी पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने या किसी भी तीसरी पार्टी की बने, अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो ये उस राज्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ये उस देश के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे मतलब 99% से ज्यादा उम्मीद ये होती है कि सरकार एकदम स्थायी रहेगी और जो नेतृत्व है वो अपने हिसाब से फैसला ले सकता है, उसमें दूसरे टांग अड़ाने वाले नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेस को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है कि आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करनी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो आजकल, इतने दिनों से मैं भी ये देख रहा हूं और देश भी देख रहा है कि हर राज्य में जहां भी चुनाव होता है, सारे राज्य के नेता केवल मोदी के भरोसे बैठे हैं। मोदी जी आएंगे, रैली करेंगे और अपने बारे में बताएंगे और बस हम वोट पा जाएंगे। तो राज्य के नेताओं की क्या जरूरत रह गई? राज्य के नेता जो चुनाव में हैं, जो वहां पे कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट नहीं है, जो वहां पे कार्यकारिणी में है, वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस इस चुनाव में जो जीती है उसमें कांग्रेस की तमाम सारी जो अच्छी रणनीतियां काम आई, उसमें उसकी एक ये रणनीति बहुत कारगर साबित हुई कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत किया। खुद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कर्नाटक से हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे वो चुनाव लड़ रहे थे। फिर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, आपके वीके हरिप्रसाद, ऐसे जो बड़े नाम हैं जो वहां पे मतलब लोकल लीडरशिप के लिए बहुत जी जान लड़ा के उन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया, लोकल मुद्दों पे बात किया। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा नुकसान हो गया। मोदी जी गए रैली करने, वो वहां के लोकल लीडर नहीं। योगी जी गए रैली करने, वो वहां के लोकल लीडर नहीं। तेजस्वी सूर्या जो वहां के लोकल लीडर हैं उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। समझ रहे हैं? येदुरप्पा का जो राजनीति से संन्यास लेना, एक तरह से ये बहुत बड़ा कारण बन गया भारतीय जनता पार्टी की हार का, क्योंकि बोम्मई को मास लीडर नहीं माना जाता। वहां पर जनता के बीच में बोम्मई साहब उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने लोकप्रिय येदुरप्पा हैं। येदुरप्पा ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। उनके दम पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। सरकार बनाने का सपना जो देखा है वो येदुरप्पा के दम पर देखा है। लेकिन कुछ कुछ कारणों से येदुरप्पा को थोड़े थोड़े दिनों में, कभी 2 साल में, कभी 6 दिन में, कभी 10 महीने में, ऐसे करके उनको अपने पद से इस्तीफा देते रहना पड़ा। फिर बीच में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो इससे कहीं ना कहीं वो लगाव जो था, वो जो तार था जनता के बीच का, वो टूटा और अंत में येदुरप्पा साहब ने एक तरह से राजनीतिक संन्यास ले लिया
और बोम्मई जो मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब बोम्मई साहब की उतनी स्वीकार्यता नहीं है जितनी कांग्रेस के डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया की है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हुआ भारतीय जनता पार्टी की हार का। दूसरा, लोकल लीडर की कमी और साथ में लोकल मुद्दों की कमी। ये लोकल मुद्दे जो थे, लोकल इश्यूज लोगों के जो थे, इसकी कमी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो गई। अब देखिए, कर्नाटक चुनाव चीन के बॉर्डर के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा सकता। चीन के बॉर्डर का मुद्दा है, वो बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रही है, वाईफाई नेटवर्क दे रही है, रेल व्यवस्था कर रही है, सेना के लिए ये कर, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये आपको लोकसभा में काम आने वाले मुद्दे हैं, लेकिन ये लोकल मुद्दे नहीं हैं। जो लोकल मुद्दे थे, जैसे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का जो नेता मंत्री जो पकड़े गए थे, 40% कमीशन की जो बात हुई थी, इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, ये पार्टियों के बीच की बात है। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने बिल्कुल फ्रंट पे रखा और जनता को यह समझाने में कामयाब हो गई कि आपका पैसा 40% तो केवल मंत्री खा रहा है। अब ये लोकल लोगों को यह बात समझ में आ गई, बस खेल पलट गया। तो ये जो लोकल मुद्दे थे, इसी तरह के और तमाम सारे मुद्दे, जैसे मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा। अब आप सोचिए, एक सर्वे बताता है कि कर्नाटक में 82% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले हैं। आप सोच सकते हैं, जहां पे लगभग 35-40% मुस्लिम वोट हैं, वहां 82% एक मुश्त वोट किसी एक पार्टी को मिल जाना, और वो पार्टी उतना वोट पाने में कामयाब हो जाती है, उनको वो समझाने में कामयाब हो जाती है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बहुत तारीफ की बात है, बहुत काबिल तारीफ बात है कि आपने किसी एक पूरे के पूरे वोट बैंक को आप ये समझाने में कामयाब हो गए और उसका 82% वोट आपको मिल जाता है। बीजेपी को मात्र 2% वोट मिलता है, जेडीएस को मात्र 10% मुस्लिम वोट मिलता है। तो ये बात कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी वहां लोगों को यह समझाने में नाकामयाब रही कि किस तरह से मुसलमानों का आरक्षण काट के हम तुमको देंगे, या हम मुसलमानों का आरक्षण किस तरह से खत्म करेंगे। कहा जरूर उन्होंने, उसका प्रोपेगेंडा जरूर बनाया, लेकिन पब्लिक तक ये बात शायद सही ढंग से डिलीवर नहीं हो पाई। तो ये भी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरा और घेर के वो बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर उसने बीजेपी को बजरंग बली पर सीमित कर दिया। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग बजरंग बली पर आकर टिक गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बिछाए जाल में फंस गई। वो दूसरे किसी मुद्दे पर बात कर ही नहीं पाई, वो सिर्फ बजरंग बली के मुद्दे पर फंसी रह गई। तो ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि आप अगर किसी स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए स्टेट का जो लोकल मुद्दा है वो उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन यह समझना कि यह 2024 का ट्रेलर है, यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। 2024 का ट्रेलर कर्नाटक के चुनाव से नहीं साबित हो सकता है। कर्नाटक जीत लेने के बाद, कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीत लेने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि लोकसभा की जो 28 सीट है उसमें भी हम बहुत मेजॉरिटी पा जाएंगे, तो शायद आप गलतफहमी में हैं और फिर आपने अपने पीछे होने वाले चुनाव से कुछ सबक नहीं लिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ठीक है, ऐसे जो स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें खोई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को भारी बहुमत वहां मिला। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी को मिली। तो इसी तरह कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, अगर आप इसमें प्रतिशत के हिसाब से देखें, जो मत प्रतिशत अगर आप देखें
तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी 36% वोट मिला था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को 36% ही वोट मिला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोटर इधर से उधर नहीं गया। हां, कांग्रेस को पिछली बार 38% वोट मिला था, इस बार 43% वोट मिला है। तो ये जो 5-6% वोट इसका बढ़ा है वो कहां से आया है? वो जेडीएस से आया है, जिसका वोट परसेंट पिछले बार की तुलना में 5-6% कम हुआ है। और पिछली बार यही 36% वोट पाकर बीजेपी को 104 सीट मिली थी और 38% वोट पाके कांग्रेस को कुछ 70-72 सीट मिली थी। आप समझ रहे हैं? तो वोट परसेंट कम था लेकिन सीट ज्यादा थी, और कांग्रेस का वोट परसेंट ज्यादा था लेकिन सीट कम थी। आज बीजेपी का जितना वोट परसेंट पिछली बार था 36%, आज भी उतना ही है। और उतना वोट शेयर लेकर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी। तो इस बार भी लोकसभा का जो चुनाव होगा वो स्टेट के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। इसलिए यह सोचना कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हार गई तो अब वो हार गई, अब वो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से बाहर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी भी उसके कुछ 65 या 66 विधायक जो जीते हैं वो विपक्ष में बैठकर और लोकल इश्यूज को उठाएं, ग्राउंड लेवल पर काम करें, 2024 की तैयारी करें, क्योंकि 2024 लोकल मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जाएगा। और उसके बाद 2028 की आप तैयारी कीजिए। यही राजनीति कहती है। राजनीति ये नहीं कहती कि आप हार गए तो आप बैठ जाइए। आप हार गए तो आप और जी जान से तैयारी करिए, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा संदेश है। जनता आपको कुछ बताना चाह रही है, उसको सुनिए, और सिर्फ मोदी या सिर्फ योगी के भरोसे मत बैठिए। जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसको तैयार कीजिए, उसको फ्रंट लाइन पर लाइए, उसको वहाँ काम करने दीजिए। जय हिंद।